हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ब्रांड बस्ट आउट। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स यानी स्टैटिक्स की कुछ बेसिक डेफिनेशंस और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड फाइनली प्रेजेंटिंग अ डेटा। स्टैटिक साइंस की एक फील्ड है जिसके अंदर हम कलेक्ट करते हैं डेटा को, फिर उसे ऑर्गेनाइज करते हैं एंड देन इंटरप्रेटिंग एंड फाइनली प्रेजेंटिंग करते हैं उस डेटा को। नेक्स्ट इज द data. It is a collection of information is called the data. बेसिकली अब हमने देखा है कि स्टैटिक्स के अंदर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं एंड देन उसे फाइनली प्रेजेंट करते हैं। तो डेटा क्या है? डेटा ही कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं, यानी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं वो हमारा डेटा कहलाता है। टाइप्स ऑफ डेटा, हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के डेटा हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। Primary data, a data collection for a definite purpose by an investigator directly is called the primary data. Primary data जो है वो हम फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और ये बेसिकली हमारा ओरिजिनल इन नेचर होता है, यानी प्राइमरी डेटा जो है वो ओरिजिनल नेचर कहलाता है। किसी भी डेटा या किसी भी इंफॉर्मेशन को शुरू से कलेक्ट करना किसी भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो हमारा प्राइमरी डेटा कहलाता है। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी डेटा. When a data is collected from a source which already had information stored is called the secondary data. सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जिसके अंदर हम स्टोर डेटा यानी प्राइमरी डेटा को यूज कर कर इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसको उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करते हैं या उसके डिफरेंट रिजल्ट को शो करते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी डेटा के अंदर आता है, जिसके अंदर हम पुराने डेटा को यूज करके उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो प्राइमरी डेटा वो होता है जिसके अंदर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया और ऑर्गेनाइज कर लिया, और सेकेंडरी डेटा के अंदर हम जो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन होती है यानी जो प्राइमरी डेटा होता है उसको इंटरप्रेटेट करते हैं एंड फाइनली उसका रिजल्ट या कंक्लूजन प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? A constant is a symbol which represents a specific number that doesn't vary. Constant जो है वो कभी भी वैरी नहीं करता। constant कुछ भी फॉर्म में हो सकता है, कोई नंबर कोई सैम्बल, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वो कभी वैरी नहीं करता, यानी वो कभी चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? इट रिफर्स टू द टोटल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी मेड। पॉपुलेशन बेसिकली उसी तरह की पॉपुलेशन एक पूरा मजमूआ होता है जो एक टोटल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को कहलाया जाता है। जैसे अगर हम देखें इंडिया की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन, तो ये पॉपुलेशन यानी वो पूरा एक इंडिया का मजमुआ है, यानी पाकिस्तान की पॉपुलेशन पाकिस्तान का पूरा एक मजमुआ है, द होल थिंग एज। अगर हम देखें कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, तो अगर हम उन्हें होल देखें तो कहा जाता है ना कि गैलेक्सी बन जाता है, तो वो गैलेक्सी जो है वो पॉपुलेशन कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है द सैम्पल। सैम्पल इज अ सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के सब ग्रुप को हम सैम्पल कहते हैं। इसके अंदर हमारी जैसे गैलेक्सी हमारी एक पॉपुलेशन है, उसके अंदर से अगर हम एक स्पेसिफिक चीज़ ले लें, अर्थ या मार्स को ले लें, तो वो हमारे क्या हो जाएगा? एक सैम्पल साइज यानी उसका सब ग्रुप। उसके बाद है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स होता है न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पैरामीटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स है कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो चीज़ होती है जो कि चेंज होती है यानी वेरी करती है। अ वेरिएबल इज अ सिंबल विच रिप्रेजेंट अ क्वालिटी दैट कैन वेरी, जो कि वेरी करती है। अब हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आर वेरिएबल दैट कैन मीजर इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को हम मीजर कर सकते हैं, इन द न्यूमेरिकल फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट क्वालिटेटिव वेरिएबल्स or variables that cannot assume a numerical value but can classify it into the categories is called the qualitative variables. Qualitative variables को हम न्यूमेरिकली अज्यूम नहीं कर सकते, न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते, बट उन्हें हम सब कैटेगरी सब ग्रुप्स की क्लासिफाइड कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं। जैसे हमारा कोई और क्वांटिटेटिव की एग्जांपल जस्ट लाइक दैट कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक चीज़ है कि स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट में इतने में से इतने मार्क्स लिए हैं जस्ट रिप्रेजेंट, लेकिन अगर स्टूडेंट्स की मोटिवेशन को अगर हम वो करें तो वो हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में आता है, उसे हम सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं हाई लो मॉडरेट, बट हम उसे नंबर में इन द फॉर्म्स ऑफ न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कभी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। डिस्क्रीट वेरिएबल्स
and the continuous variable. Discrete variables के अंदर variables whose values are countable. तो इसके अंदर हम values को count कर सकते हैं. Just for example, number of students in a class is the discrete variables की example है जो हमारे काउंट हो सकता है. यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास है तो वो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एक स्पेसिफिक नंबर हमारे पास आ गया. ओके. Then continuous variables a variable that can assume any numerical value over a certain interval. यानी हम इसे over a certain interval के हिसाब से इस continuous variables के अंदर एक continuity दी हुई होती है जैसे 2 to 10, 2 to 15, 2 to 9 इस तरह से. तो ये जो बीच का इंटरवल पीरियड है ये हमारे शो करता है कंटिन्यूटी को. यानी कंटिन्यूस वेरिएबल्स में इंटरवल्स गिवन्स होते हैं. टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स इसके अंदर दो तरह के टाइप्स हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स एंड द इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के अंदर हम यूज द डेटा टू प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉपुलेशन. Inferential statistics. It involves using data from a sample to make a conclusion about the population. Inferential statistics जो है वो डेटा को यूज़ करके उस सैम्पल साइज का कंक्लूजन और उसका रिजल्ट ड्रॉ करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज़ अ statistical table which shows the arrangements of data according to size either individually or in group with their corresponding number of values side by side. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टैटिस्टिकल टेबल होता है जो कि हमें शो करता है अरेंजमेंट ऑफ डेटा. यानी उसमें हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं अपने डेटा को, चाहे हमारा डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल हो या ग्रुप की फॉर्म में हो, उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए से ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो भी उसकी नंबर्स वैल्यूज़ होती है और जो गिवन क्वेश्चन में जो गिवन साइज ऑफ डेटा दिया हुआ होता है उसके हिसाब से हम उसे अरेंज करते हैं. नेक्स्ट है ग्रुप डेटा. The data presented in the forms of groups are called the group data. Ungrouped data, the data which haven't arranged in systematic order, are called row and ungrouped data. ग्रुप डेटा वो डेटा होता है जिसके अंदर हमारे पास डेटा जो प्रेजेंट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप की फॉर्म में होता है, और जो अनग्रुप डेटा होता है वो the data which haven't arranged in a systematic order are called the row and ungrouped data. अनग्रुप डेटा हमारे पास जो है किसी भी सिस्टमेटिक ऑर्डर में या सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज नहीं होता, हमें सिंपली रैंडम वैल्यूज़ गिवन होती हैं जो कि हमारा रॉ और अनग्रुप डेटा कहलाता है. अब हम देखेंगे कि कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्टिंग अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नंबर ऑफ क्लासेस, इन 3 चीज़ों का हमें ख्याल रखना है. नंबर ऑफ क्लासेस, क्लास विड्थ एंड फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ क्लासेस अगर क्वेश्चन में गिवन होगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन होगी तो हम 5 to 15 तक अज्यूम कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ द क्लास विड्थ. क्लास विड्थ मतलब सैम्पल ऑफ द साइज हो सकता है. क्लास विड्थ जो है हम डिनोटेड करते हैं स्मॉल h से. इसमें h का फार्मूला ऑलरेडी गिवन है, h इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यूज़ माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस. फ्रीक्वेंसी जो कि हमने पीछे पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वही फ्रीक्वेंसी है जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से. चले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. तो हम इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज 50 कॉलेज स्टूडेंट्स के वेट दिए गए हैं. देन फाइंड वैल्यूज़ एंड क्लास बाउंड्रीज, जिसकी हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी और क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है. देन ये जो नंबर्स हैं 114, 120, 105, 122, ये हमारे 50 स्टूडेंट्स के वेट दिए गए हैं. इसमें हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और क्लास बाउंड्रीज वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. यानी इसमें सबसे पहले हमें क्लास विड्थ मालूम करनी है. क्लास विड्थ का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पीछे पढ़ा है, h इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यूज़ माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस. अब हम इसे पुट करेंगे, यानी इधर हम लिखेंगे h इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यूज़ माइनस मिनिमम divided by number of classes, right? ये हमारे पास h का फॉर्मूला हो गया. तो अब हमें क्वेश्चन के अंदर देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कैसी है और नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं.
अब हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी और मिनिमम कौन सी। अगर हम फर्स्ट रो में चेक करें, लेट्स सी, तो इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू 120, 122 दिख रही है, ठीक है, 140 भी है। देन अगर हम सेकंड रो में चेक करें तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम 140 से अबव 145 है। थर्ड रो में देखें तो 119, इसमें हमारे पास 145 से अबव कोई नहीं है। फोर्थ में हमारे पास 136, 131, यहाँ पे भी 145 से अबव कोई नहीं है। एंड द लास्ट वन, उसमें अगर हम चेक करें तो हमारे पास एक वैल्यू है 146, इससे बड़ी नहीं, इससे बड़ी कोई नहीं, यानी हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हुई, 146। देन अब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसी तरह से चेक करेंगे। फर्स्ट रो में हमें क्या दिख रही है, मिनिमम वैल्यू 105 है, 104, 96 है। सेकंड में हमने चेक करा तो हमारे पास है 87 है। थर्ड में हमने चेक करा 87 से नीचे नहीं, कोई सी भी नहीं है। फोर्थ में हमने चेक करा नहीं, 87 से नीचे तो नहीं है कोई भी। एंड द लास्ट वन में हमने चेक करा 87 से नीचे कोई नहीं, यानी हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, मैक्सिमम वैल्यू 146 एंड द मिनिमम वैल्यू 87। ओके, नंबर ऑफ क्लासेस, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस तो नहीं गिवन, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस नहीं गिवन होगी तो हम उसे अज्यूम कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस तो नहीं गिवन, तो हम नंबर ऑफ क्लासेस को अज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें हमने नंबर ऑफ क्लासेस को 8 अज्यूम किया। आप चाहें 5 to 15 तक कितने भी नंबर ऑफ क्लासेस अज्यूम कर सकते हैं। देन इन सब चीज़ों को हमने मैक्सिमम वैल्यू भी ले ली, हमारे पास मिनिमम वैल्यू भी है, नंबर ऑफ क्लासेस अज्यूम कर ली, इसे पुट, अब इसे हम फार्मूला में पुट करते हैं। 146 डिवाइडेड बाई 8, इसका क्या आंसर आता है, 7.3। अगर क्लास विथ आपके पास पॉइंट में आंसर दे रही है तो आप उसे राउंड ऑफ करके 8 कर देंगे। अगर 7 पॉइंट के बाद अगर 1 भी होगा तो आप उसे राउंड ऑफ करके 8 में ले आएंगे। अगर 8.3 या 8.1 भी होगा तो उसे आप राउंड ऑफ करके 9 में ले आएंगे। अब हम आगे देखते हैं हमें और क्या क्या सॉल्व करना है। अब हमें बस क्लास विड्थ मिल गई है, यानी h की वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हम इसके ज़रिए से इंटरवल ड्रॉ करेंगे। वो कैसे ड्रॉ करना है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर हम एक चार्ट बनाएंगे इस तरह से, जिसमें पहले हम क्लास इंटरवल्स लाएंगे, CI मतलब क्लास इंटरवल। दैन फिर हम इसके अंदर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे जो कि कितनी दफ़ा वो वैल्यूज़ प्रेजेंट है क्वेश्चंस के अंदर। दैन फिर हम उसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे और उसका x मालूम करेंगे, x मतलब मिड वैल्यू, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पर हम ये किस तरह से मालूम करेंगे। क्लास इंटरवल, यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल गिवन है। अब हमारे पास पता चल गया कि हमने कितने कितना का डिफरेंस लेना है। एच हमारे पास आ गया क्लास वर्थ 8 का, तो यानी हम इसे वर्टिकली देखेंगे कि कितने कितने का, 87 इज़ मिनिमम वैल्यू। दैन अब हम देखते हैं कि वो चार्ट हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। दैन क्लास इंटरवल, अब इसमें हमारा कैसे स्टार्ट करा, सबसे पहले हमने इसे लिखा मिनिमम वैल्यूज़ 87। अब हम वर्टिकली देखेंगे वैल्यूज़ को, जो भी हमारे पास क्लास वर्ड आई थी, मतलब एच जो हमारे पास आया था वो कितना था 8, यानी 8 के डिफरेंस से अब हम इसके क्लास इंटरवल्स ड्रॉ करेंगे। 87 को काउंट करो फर्दर 8 तक, 88, 89, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95 इज़ द 8। तो हमने 95 तक नेक्स्ट इंटरवल बनाया, फिर उसके बाद हमने 8 तक काउंट करा तो हमने 103, फिर 8 इसमें और मज़ीद काउंट करेंगे 1 1 1 1 और फिर 8 काउंट करके इस तरह से हमने पूरा एक 8 क्लासेस बना ली, यानी हमारे पास 8 जितना आया था हम उतनी ही क्लास इंटरवल्स ड्रॉ करेंगे। अगर वहाँ पे हमारा 7 आता तो हम सिर्फ उसकी 7 क्लास इंटरवल्स ड्रॉ करते, या इसकी जगह कुछ और आता, 6 आता, 5 आता, तो हम इतने ही क्लास इंटरवल्स ड्रॉ करते और उतने ही डिफरेंसेस के हिसाब से। तो उसके बाद अब हमें क्लास इंटरवल्स आगे क्या वैल्यू लिखनी है ये हमें कैसे पता चलेगा, जो वैल्यू हमने नीचे लिखी है, ठीक है।
जो वैल्यू हमने नीचे लिखी है अब 1 माइनस कर कर ऊपर के बराबर में लिख देंगे। अब 103 यहाँ था तो हमने -1 कर दिया तो कितना बचा 102, उसके बराबर में आ गया। इसी तरह से 111 था तो हमने ऊपर 110 लिख दिया, 119 था 118 लिख दिया, 127 था 126 लिख दिया, 135 था 134 लिख दिया और 143 था तो 142 लिख दिया। एंड द लास्ट वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, 142 के बाद 8 का डिफरेंस ले लें, 3 4 5 6 7 8 9 और 150, यानी 150 हमारे पास लास्ट वैल्यू आ गई। उसके बाद अब हम फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी अब हम इस तरह से बनाएंगे। अब हम दोबारा से अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। फ्रीक्वेंसी मालूम करने के कैसे मालूम करेंगे, जो हमारे पास गिवन इंटरवल है यानी 187 और 94, 87 से 94 तक जितनी भी वैल्यूज़ जितने टाइम आ रहे हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। 95 इंटू 102 तक जितनी टाइम ये सब चीज़ें जितने टाइम्स उनके नंबर्स आ रहे हैं यानी 95 96 97 98 99 100 100 101 एंड 102 जितने टाइम रिपीट हो रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से हम इस तरह से सबको चेक करेंगे। इसके लिए अब हम दोबारा से क्वेश्चन पर जाते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है फर्स्ट इंटरवल क्या था 87 से 94 तक, यानी अब हमें 87 इंटू 94 तक काउंट करना है। अब हमने फर्स्ट रॉ में चेक करना है कि 87, 88, 89, 90 या 91 या 92 या 93 या 94 तक कोई वैल्यूज़ कहाँ है और कितने टाइम है। यानी फर्स्ट में अगर हम चेक करें तो 87 नहीं है, 88 भी नहीं है, 89 भी नहीं है, 90 भी नहीं है, ना 91 और ना 92 है, ना 93 और ना ही 94। नेक्स्ट में हमने चेक करा इसके अंदर भी हमने चेक करा 87 एक टाइम, ठीक है। अब 88 नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद हमने नेक्स्ट रॉ में चेक करा, नेक्स्ट रॉ में भी हमारे पास 88 भी नहीं था, 89 भी नहीं था, 90 भी नहीं है, 91 भी नहीं, 2 भी नहीं, 93 भी नहीं, 94 भी नहीं है। नेक्स्ट रॉ में हमने चेक करा 92 है, यानी 2 टाइम हो गया ये 1 एंड द 2, ठीक। फिर उसके अलावा हमने लास्ट वन में चेक करा तो लास्ट वन में भी नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। अब हम इसी तरह से सभी इंटरवल्स को अच्छे से ढूंढेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत ही ध्यान लगा के ढूंढना। अगर एक भी ऊपर नीचे हुई तो मतलब आपका आंसर रॉन्ग। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई 2। इसी तरह हमने 95 इंटू 102 तक भी काउंट कर लिया तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। 103 इंटू 1110 तक भी काउंट कर लिया तो हमारे पास 5 फ्रीक्वेंसी आ गई। 1111 इंटू 118 तक काउंट किया 8 फ्रीक्वेंसी आ गई। 119 इंटू 126 तक काउंट किया तो 18 फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद हमने 127 इंटू 134 तक काउंट किया 5 फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी तरह से हमने सबकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। एट द एंड ऑफ हमने फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लिया तो सबमिशन ऐप यानी टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 आ रही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे, 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, फ्रीक्वेंसी भी 50 आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारी फ्रीक्वेंसी राइट है। अगर हमारी 50 नहीं आती, एक नंबर भी कम आता या एक नंबर भी ऊपर नीचे हो जाता, यानी 50 की जगह 51 भी तो आ सकता था ना। अगर 51 आता या 52 आ जाता या इससे कम हो जाता 49 आता तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि अब क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि 50 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 50 स्टूडेंट्स के तो 50 वेट होंगे ना। अब 50 वेट होंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी का सम भी तो 50 ही आएगा, राइट। देन अब हम देखेंगे क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज कैसे बने हुए हैं, जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल्स में नंबर हैं, जो फर्स्ट वाला नंबर होगा यानी क्लास इंटरवल का सबसे पहला जो नंबर है या इनिशियल शुरू में जो लिखा हुआ है तो वो 87, उसमें हम माइनस क्या करेंगे, -0.5, यानी
0.5 माइनस कर देंगे, यानी 87 में से अगर 0.5 माइनस करते हैं तो 86.5 बचता है, ठीक है। और जो उसके बाद वाला नंबर है, यानी इंटरवल के बाद वाला नंबर 94, उसमें हम प्लस 0.5 कर लेंगे, यानी प्लस 0.5 उसमें इंक्रीज हो जाएगी, यानी 94.5। इसी तरह से हमने अपनी सारी फ्रीक्वेंसीज, अपनी सारी क्लास बाउंड्रीज को ड्रॉ कर लेना है। अगर 103 था, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 102.5। और क्लास बाउंड्रीज को चेक करने का एक और तरीका है कि क्लास बाउंड्रीज की जो फर्स्ट वैल्यू जिस पर एंड हो रही है, यानी 94, सेकंड वैल्यू उसी से स्टार्ट हो रही है। सेकंड जैसे 102 पे एंड हो रही है 102.5, 102.5 से नेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट हो रही है। इसी तरह से हम अपनी सारी क्लास बाउंड्रीज को चेक कर लेंगे। नेक्स्ट इज द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को हम एक्स कहते हैं। इसको मालूम करने का ये तरीका है कि जो क्लास इंटरवल में गिवन वैल्यूज़ हैं 87 इंटरवल इंटू 94, तो हम 87 को प्लस कर लेंगे 94। जब वो प्लस हो जाएंगे तो उनको डिवाइड कर देंगे 2 से, जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी मिड वैल्यू कहलाएगी, यानी एक्स। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि 87 प्लस करा 94 डिवाइड बाई 2 90.5, ये हमारी क्या आ गई, मिड वैल्यू। किसकी, 87 इंटू 94 की मिड वैल्यू, यानी एक्स वैल्यू। इसी तरह से हम सबको सॉल्व कर लेंगे। 95 प्लस 102 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 98.5 इज द मिड वैल्यू। 103 को प्लस करेंगे 1110 से, तो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 106.5 इज द मिड वैल्यू। 1111 को प्लस करेंगे 118 में, देन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1114। 119 को प्लस करेंगे 126 में, डिवाइडेड 2 इंटू 122.5। इसी तरह से हमने सब वैल्यूज़ को प्लस करना है पहले, फिर डिवाइडेड बाई 2 करके उसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया। यहीं पर हमारा पहला क्वेश्चन एंड होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लेस देन एंड मोर देन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर हमें ऑलरेडी क्लास इंटरवल गिवन है एंड देन उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी गिवन है, मालूम नहीं करनी, वो एज इट इज़ हम सॉल्व डालकर आगे अपने आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चले हम देखते हैं, यानी हमने क्लास इंटरवल लिखा, फ्रीक्वेंसी जो एज इट इज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, हमने वो एज इट इज़ कॉलम बना के ड्रॉ कर ली। क्लास बाउंड्रीज, ये स्टेप हम भी पिछले क्वेश्चन में कर आ रहे हैं, जो कि आप लोगों को पता है। क्या करना है, क्लास इंटरवल के फर्स्ट वैल्यू में 0.5 माइनस करना है, और जो उस इंटरवल के बाद वैल्यू है उसमें 0.5 ऐड कर देना है। तो क्या आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर यही हुआ है। 2 में से अगर 0.5 माइनस किया जाएगा तो 1.5 होगा, एंड अगर 5 में 0.5 ऐड किया जाएगा तो 5.5 होगा। इसी तरह से हमने अपनी सारी क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ कर ली। अब हमें देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड आउट करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर लेस देन upper class boundaries and cumulative frequency for more than lower class boundaries. upper class boundaries और lower class boundaries के क्या सीन है, let's see। पीछे हमने देखा हमारी बाउंड्रीज बनी है, जो बाउंड्रीज स्टार्ट में है वो कहलाएगी हमारी लोअर क्लास बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज हमारी बाद में है वो कहलाएगी हमारी अपर क्लास बाउंड्रीज, ये कहलाएगी हमारी अपर क्लास बाउंड्रीज, और जो कि शुरू में है वो कहलाएगी लोअर क्लास बाउंड्रीज। इसी तरह से हमने सब में देख लेना है, ये हमारी क्या कहलाएगी, अपर क्लास बाउंड्रीज, देन ये लोअर क्लास बाउंड्रीज। इसी तरह से हमने अगर सब में देखा तो सब में इसी तरह से है, ठीक है। सब में यही है, इनिशियल वाली लोअर क्लास बाउंड्रीज में आता है और जो बाद वाली है वो अपर क्लास बाउंड्रीज में इंक्लूड होगा।
अब हम आगे जाते हैं। आगे है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर लेस देन अपर क्लास बाउंड्रीज एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज। हमने देख लिया लोअर क्लास बाउंड्रीज कौन सी, अपर क्लास बाउंड्रीज कौन सी है। सबसे पहले हमने क्या करा, एक कॉलम बनाया और उसमें लोअर क्लास बाउंड्रीज डाल दी और फिर उसके बाद अपर क्लास बाउंड्रीज डाल दी एंड देन उनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से मालूम करनी है। एक ही बाउंड्रीज लोअर क्लास बाउंड्रीज कौन सी होती है और अपर क्लास बाउंड्रीज कौन सी। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है ना, हमने अपर क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे लिख ली। उसमें क्या थी, अपर क्लास बाउंड्रीज 5.5 थी, ठीक है ना। लोअर क्लास बाउंड्रीज हमने लिख ली, उसमें सबसे पहले था 1.5, राइट। और उसके बाद अब हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं, 5.5 थी। अब पीछे वाले में लेट्स सी, अब हम वापस से पीछे जाते हैं। अब हमने पीछे देखा हमारी अपर क्लास बाउंड्रीज कौन सी है, 5.5, 9.5 एंड 13.5, 17.5, 21.5। इसी तरह से हमने अपनी लोअर क्लास बाउंड्रीज भी देख ली, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हमने देखी, जो हमारा अब हमारी अपर क्लास बाउंड्रीज के अंदर जो लेस देन हम मालूम करेंगे, लेस देन, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखिएगा कि लेस देन के लिए हमारी जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम रहती है, ठीक है ना। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो उसमें प्लस हो जाएगी, यानी ऐड हो जाएगी। अब 1 था, 3 प्लस करेंगे क्या होगा, 4, यानी हमारी इसकी अपर क्लास बाउंड्रीज की क्या फ्रीक्वेंसी आएगी, सेकंड 4। नेक्स्ट क्या है 8, 4 प्लस 4 में 8 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 12, तो यानी थर्ड वन क्या आएगी 12। 12 में 6 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 18। फोर्थ वन क्या आएगी 18, 18 में 2 प्लस करेंगे कितनी हो जाएगी, लास्ट वन इज द 20। अब हमारी लेस देन फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई, क्या है 1 है, 4 है, 12 है, 18 है और 20 है। अब इसको चेक करने का तरीका कैसा है, इसे हम किस तरह से चेक करेंगे। लेस देन के अंदर जो हमारा सबमिशन एफ होगा वही हमारी लास्ट वैल्यू की फ्रीक्वेंसी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। लेस देन अपर बाउंड्रीज फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वन है ना वही हमारा सबमिशन एफ होगा, तो यानी हमारी फ्रीक्वेंसी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, लोअर क्लास तो हो गई, अब हम अपर क्लास के बारे में देखते हैं। अब अपर क्लास तो हो गई, अब हम लोअर क्लास के बारे में देखते हैं और मोर देन मालूम करते हैं। मोर देन, अब हम मोर देन कैसे मालूम करेंगे, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए आपने क्या लिखना है, क्लास लेस देन, मोर देन मालूम करने के लिए आपको लोअर क्लास बाउंड्रीज लिखनी है, यानी 1.5, 5.5, 9.5 एंड 13.5 एंड 17.5। मोर देन में क्या होता है, मोर देन में जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगी ना वो हमारा सबमिशन एफ आएगा। हमारी अपर क्लास बाउंड्रीज तो हो गई, तो अब हम देखते हैं लोअर क्लास बाउंड्रीज, जिसके अंदर हम मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स सी लोअर क्लास बाउंड्रीज कौन कौन सी है हमारी, ये 1.5, 5.5, 9.5, 13.5 एंड 17.5, ये सब हमारी हैं लोअर क्लास बाउंड्रीज। अब हमने इन्हें लिख लिया, ठीक है। अब हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करेंगे, इसमें जो सबसे पहले है ना, फ्रीक्वेंसी नहीं सॉरी, जो सबसे पहले हमें देखना है लोअर क्लास बाउंड्री में 1.5 है ना, तो इसमें हमें क्या फ्रीक्वेंसी लिखनी है, इसके अंदर हम सबमिशन एफ लिखेंगे। सबसे पहले के अंदर क्या आएगा सबमिशन एफ, यानी 1.5 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 20। देन फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारा, उसके अंदर अब हम माइनस करेंगे, किस तरह से, यानी अगर हम मोर देन मालूम करेंगे लोअर क्लास बाउंड्रीज की तो उसमें हम माइनस करेंगे, किस तरह से। अब हमें फर्स्ट तो पता चल गई, सेकंड कैसे पता चल गई, सेकंड मालूम करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी में देखना है जो फर्स्ट वन है उसको 20 से माइनस कर दें, यानी अब हम इसे माइनस करेंगे। लेस देन में क्या था कि हम उसे प्लस कह रहे थे, पर मोर देन में ऐसा नहीं है, मोर देन में हम उसे माइनस करेंगे।
20 में से 1 माइनस करेंगे तो सेकंड वाले की क्या फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 19। ठीक है, अब अगर हम उसके नीचे जाएंगे यानी 3 माइनस करेंगे तो क्या फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 16, राइट। अगर हम और उसमें से 8 माइनस करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 8। अब 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2। कंप्लीट हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। हमारी पहली फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 20, -1 करा कितना हो गई, 19। सेकंड फ्रीक्वेंसी हमारी 8 माइनस करा तो कितनी हो गई, 16, सॉरी 3 माइनस करा तो कितनी हो गई, 16। उसमें से 8 माइनस करा तो कितनी हो गई, 8, और 8 में से 8 हो गई, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, जो हमारी लास्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी, ठीक है ना, वो हमारी फ्रीक्वेंसी के लास्ट नंबर से ही मैच कर रही होगी। ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मोर देन लोअर क्लास बाउंड्रीज की। ठीक है, जो हमने पहले करी थी वो थी हमारी लेस देन अपर क्लास बाउंड्रीज की। अब हम इसे आगे देख लेते हैं। आगे हम देख लेते हैं यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर लेस देन, ये रही अपर क्लास बाउंड्रीज हमारी जो मैंने बताई थी एग्जैक्टली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली। देन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर मोर देन लोअर क्लास बाउंड्रीज, ये हमारी लोअर क्लास बाउंड्रीज है जो कि मैंने बताई थी। ये हमारी अपर क्लास बाउंड्रीज है जो इंटरवल के बाद होती हैं। ये फ्रीक्वेंसी, इसमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और मोर देन में हम लास्ट वन जो है वो लास्ट वन यानी सबमिशन एफ जो है वो हमारी यहाँ की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और यहाँ पे जो लास्ट है वो हमारी फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर रही होगी। यानी लेस देन में नंबर 1 मैच करेगी और मोर देन में नंबर लास्ट। ओके, अब यहाँ पे हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।